नमस्कार। आज हम छोटा नागपुर के इतिहास के एक बहुत ही अनूठे अध्याय की बात करेंगे, टाना भगत आंदोलन। ये सिर्फ एक धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं था, इसने आगे चलकर सामाजिक और फिर राजनीतिक रूप भी लिया। बिल्कुल, इसकी शुरुआत तो देखिए एक आध्यात्मिक जागृति से हुई थी, जिसने आदिवासी समाज में जो पुरानी प्रथाएं थी, जो विश्वास थे, उनको सीधी चुनौती दी। पर बात यहीं रुकी नहीं, ये आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी एक हिस्सा बन गया। तो चलिए आज इसी आंदोलन की तह तक चलते हैं। इसके संस्थापक जतरा भगत कौन थे, उनके क्या विचार थे और ये आंदोलन कैसे फैला, कैसे बदला, इस पर बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास जो जानकारियां हैं उनसे क्या खास निकल कर आता है। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? जतरा भगत कौन थे, कहां से थे, क्या प्रेरणा थी? हाँ, तो जतरा भगत का जन्म हुआ था 1888 में। गुमला जिले में एक गांव है चिंगरी नावा टोली, वहां के थे वो। और पारंपरिक तौर पर जो ओझा गुनी का काम होता है ना, वो सीख रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी दौरान उन्हें धर्मेश का, मतलब ओरांव समुदाय के जो मुख्य देवता हैं, उनका दर्शन हुआ। अच्छा, दर्शन हुआ। और उसमें क्या निर्देश मिले थे, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, तो उन्हें कई पुरानी चीजें छोड़ने को कहा गया, जैसे भूत प्रेत की पूजा, बलि देना बंद करो, मांस मदिरा वो भी नहीं, यहाँ तक कि खेतों में हल चलाना भी बंद करने को कहा गया। हल चलाना भी क्यों? क्योंकि उससे बैलों को तकलीफ होती थी ना। और ईश्वर ये भी नहीं चाहते थे कि आदिवासी, मतलब जमींदारों के यहाँ या गैर आदिवासियों के यहाँ मजदूरी करें। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया कि भाई सिर्फ धर्मेश की पूजा करो। ये तो समय के हिसाब से काफी रैडिकल बातें थी। मतलब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, ये तो सामाजिक आर्थिक ढांचे को भी बदलने की बात थी। क्या ये किसी पुरानी सोच को आगे बढ़ा रहा था, जैसे बिरसा आंदोलन के बाद? हाँ, कह सकते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद जो एक कोशिश चल रही थी ना, जनजातीय समाज में एक स्पष्ट धार्मिक पहचान बनाने की, सुधार लाने की, ये उसी कड़ी का अगला कदम माना जा सकता है। और ये विचार फैले कैसे? क्या जतरा भगत अकेले थे या और लोग भी जुड़े? नहीं, अकेले नहीं थे। ये आंदोलन असल में तेजी से फैला। इसमें एक दयामनिया नाम की महिला सहयोगी थी, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। और फिर अलग अलग इलाकों में इसके नेता उभरे, जैसे मांडर में शिबू भगत थे, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भीखू भगत। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाया। अच्छा, तो अलग अलग नेता थे, तो क्या इनके विचारों में या आंदोलन के तरीके में कुछ फर्क भी आया? हाँ, थोड़ी भिन्नताएं तो आईं। जैसे शिबू भगत के जो अनुयायी थे वो मांस खाने लगे थे, तो उन्हें जुलाहा भगत कहा गया। वहीं जो बिल्कुल शाकाहारी रहे, सिर्फ अरवा चावल खाते थे, वो अरवा भगत कहलाए। और बलराम भगत? हाँ, बलराम भगत ने गाय की पूजा और उसकी रक्षा पर बहुत जोर दिया, तो उनके अनुयायी गौरक्षणी भगत कहलाए। उन्होंने तो खेती छोड़कर पशुपालन ही अपना लिया था। ये दिलचस्प है कि एक ही मूल विचार कैसे अलग अलग रूप ले रहा था। अच्छा, कहीं पढ़ा था कि आंदोलन के 2 चरण थे। बिल्कुल। पहला चरण था परिष्कार का, मतलब पुरानी आत्माएं जिन्हें बोंगा कहते हैं, जादू टोना, ये सब छोड़ना। और दूसरा चरण था एक तरह की आचार संहिता बनाना, नए नियम कायदे, शुद्ध जीवन जीना, मांस शराब नहीं, एकदम साधे सफेद कपड़े, कोई गहना नहीं पहनना, और बस धर्मेश की भक्ति। एक संगठित धर्म बनाने की कोशिश थी ये। और वो एक अजीब सी बात थी, जर्मन बाबा का जिक्र, वो क्या था? हाँ, वो वाकई बड़ा अनूठा पहलू है। वो लोग बुरी शक्तियों को भगाने के लिए सूर्य चांद तारों के साथ साथ जर्मन काइजर बाबा का भी नाम लेते थे। अच्छा। शायद इसलिए क्योंकि उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अच्छा। हाँ, और जर्मनों की ताकत की बड़ी चर्चा थी। उन्हें अंग्रेजों का दुश्मन माना जाता था, तो शायद इसीलिए उनका नाम लेते थे। समझ गया। तो मतलब ये आंदोलन फिर सिर्फ धार्मिक या सामाजिक नहीं रहा, इसमें राजनीति भी आ गई। हाँ, बिल्कुल, वो तो होना ही था। जब टाना भगतों ने जमींदारों को लगान देने से मना कर दिया, बेगारी करने से मना कर दिया, बेगारी मतलब बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, हाँ, तो टकराव तो होना ही था। तो धीरे धीरे ये आंदोलन जमींदारों के खिलाफ हुआ, फिर मिशनरियों के खिलाफ, और फिर पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। और इस टकराव का जतरा भगत पर क्या असर पड़ा? देखिए, 1916 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कुछ साथी भी गिरफ्तार हुए। 1 साल की सजा हुई, लेकिन जेल की हालत बहुत खराब थी और शायद बहुत सख्ती बरती गई। तो रिहा होने के बस 2 महीने बाद ही 1917 में उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो उनके जाने के बाद आंदोलन का क्या हुआ? रुक गया?
रुका नहीं, हाँ कुछ धीमा जरूर पड़ा, लेकिन फिर 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया ना, तो सिद्धू भगत नाम के एक नेता थे, उनके नेतृत्व में टाना भगत बहुत बड़ी संख्या में उस आंदोलन से जुड़ गए। अच्छा, गांधी जी से जुड़ गए। हाँ, उन्हें गांधी जी के विचारों में जैसे अहिंसा, सत्य, सादगी, स्वदेशी, जतरा भगत की बातें दिखाई दी। कुछ लोग तो गांधी जी को जतरा भगत का ही पुनर्जन्म मानने लगे थे। तो ये तो पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में आ गए। बिल्कुल, उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया, चरखा चलाने लगे। कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उनमें शामिल होने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलकर जाते थे। फिर 1930 के दशक में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बारदोली सत्याग्रह हुआ, तो उनसे प्रेरणा लेकर टाना भगतों ने खुद ही सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। लेकिन इसकी तो भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। हाँ, बहुत भारी। अंग्रेज सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी। बहुत से टाना भगत भूमिहीन हो गए। और ये जमीन वापसी का मुद्दा तो शायद आज़ादी के बाद भी पूरी तरह हल नहीं हुआ, है ना? ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल सही। आज़ादी के बाद कानून तो बने, कुछ ज़मीनें वापस भी मिली, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। आज भी बहुत से टाना भगत अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो टाना भगत आंदोलन अपनी जड़ों की तरफ लौटने, समाज की बुराइयों को हटाने और फिर बाहरी शोषण और गुलामी के खिलाफ खड़े होने का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। और ये सिर्फ ओरांव जनजाति तक ही नहीं रहा, इसमें मुंडा और खड़िया लोग भी शामिल हुए। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय स्तर का एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीय चेतना से जुड़कर इतना बड़ा और प्रभावशाली बन सकता है। और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के दौर में कोई समुदाय अपनी खास सांस्कृतिक पहचान और अपने सुधारवादी विचारों को बनाए रखते हुए बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है। और टाना भगतों का अपनी जमीन और अधिकारों के लिए जो इतना लंबा संघर्ष चला, वो हमें क्या सिखाता है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर जरूर सोचना चाहिए।